देखी इसमें, देखी वाली उसमें एक लाइट का इशू आता था ना, ये देख फोकस करती है ऑटोमेटिक दिखा जाती है लाइट सारी का, उसमें टाइम लगता है। इसे टांग क्यों यार, और एक बुक नोटबुक में निकाल दियो भाई, ये ना दियो तो साले, अंदर लैपटॉप भी बड़ा है। क्या गिर गया चमोली, जान तेरी जाएगी, लैपटॉप मेरा जाएगा। दसने में पड़ी है तो सामान नहीं करूँगा मेरे पकड़ेगी। आज तो ठीक बैठे हैं, पूरी वीडियो बन सकती है। तुम तो ही बनाई वीडियो सारा हमारे ये पाजी मेरे हर बार बीच में आता है, ये आगे चौक के पर ही मार सकते। छोटा है इतना सा खड़ा लंबा, लंबे वाला पाजी सीट बदल लेंगे। यहाँ पे खड़ा कर इसका ऊपर फोकस और सबको बोल दिया तो एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हल्का देख लें एक बार रन करके मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे काम करेगा। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, वही सेम ASP.NET वेब एप्लीकेशन, वही .NET फ्रेमवर्क, सेम टेम्पलेट यूज किया था। और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन अंडरस्कोर, तो यहाँ पे आपने साथ में मैंने डाटाबेस भी यूज करवाना है एक, तो यहाँ पे मैंने बोला जी विद डेटाबेस एक, और यहाँ 116 कहाँ सेव करना है इसको, मैंने बोला डी ड्राइव के अंदर ASP.NET MVC, then click on create, और ये MVC और ये create पे क्लिक। तो यहाँ पे तो जैसे हम मॉडल बनाते थे, कंट्रोलर बनाया और व्यू एक, तो अब यहाँ पे तो सबसे पहले जैसे आप ये रन कर रहे, इसको कैसे पता चल रहा है कि कौन सा पेज रन हो। सबसे पहले ये कहां से आ रहा है, पहले कहानी तो यही समझेंगे। एक देखो रन किया, सिंपल, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिंपल जैसे रन करते आप लोग। ये देखो ये डिजाइन आ रहा, पहले हम ये डिजाइन ढूंढते हैं कहां से आ रहा है। एक तो ये जो आ रहा आपका, तो यहाँ पे व्यूज के अंदर गए, व्यूज मेन्यू, और उसके अंदर एक शेयर, और शेयर के अंदर है लेआउट। याद रखो, तो जो आपको वो नजर आ रहा था वो आपकी ये वाली फाइल। एक शेयर के अंदर है लेआउट, इस पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। एक ये लेआउट है, जैसे आप रन कर रहे हो तो आपको ये नजर आ रहा है जो वहां पे लेआउट क्या, बेसिकली एक मास्टर पेज है, एक मास्टर डिजाइन है जो पूरे प्रोजेक्ट पे आपका अप्लाई होगा। जैसे देखो ये आ रहा है, हाँ, जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो ये अबाउट वाला ओपन कर देता है, जैसे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे तो इसका ओपन कर। ठीक, अब यहां पे ये देखो हो रहा है चेंज, पर चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन देखा आपने, ये तो ऊपर सेम रह रहा है। ये देखो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है,
तो बेसिकली ये 3 पेज है, 3 व्यू है, कॉन्टेक्ट, अबाउट और होम। अब यहां पे ये आ रहा है, ये है वो आपका व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर लेआउट। ये डिजाइन है बेसिकली। अब यहां पे आप नजर मारो, एक जैसे ये देखो, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ज्यादा चीज जितना बताऊं उतना समझना पहले, ठीक? तो होम पे क्लिक करें, होम पे जा रहा है, अबाउट पे क्लिक करें, अबाउट पे जा रहा है, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट। अब इन्होंने बनाए हुए हैं, पर हमें नहीं समझाया, हम अपना बना के कॉल करते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें और समझना है तो हम लोग सिंपल, ये देखो, ये कंट्रोलर है, बनाते हैं हम लोग, खाली बनाया था, लो एक सिंपल सा वैसे बना रहे हैं। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर। एक कंट्रोलर पे आप समझने वाली चीज है, अब कोडिंग नहीं है, समझना है। MBC5 कंट्रोलर एम्पटी, कल भी बनाया था। यस सर। और यहां कंट्रोलर का नाम इस बार दे दिया स्टूडेंट। मान लो स्टूडेंट का तो स्टूडेंट थे, ठीक? देन ऐड, क्लियर है? तो ये स्टूडेंट नाम से कंट्रोलर बन गया, बताया हुआ। कंट्रोलर का नाम हमारी मर्जी का, लेकिन साथ में कंट्रोलर कीवर्ड होना चाहिए। और ये है इसका इंडेक्स पेज। कौन सा ये? इंडेक्स पेज। तो हम लोग इसका ये इंडेक्स एक्शन है, अब इसका क्या बनाएंगे? व्यू। तो व्यू कहां बनाओगे? बताया हुआ, व्यू में जो ये देखो, व्यूज के अंदर ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन गया जिसका नाम है स्टूडेंट। कंट्रोलर नाम से फोल्डर बन गया। ये सारी कहानी बताई हुई है। यस सर। स्टूडेंट पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, ठीक? और यहां पे अब मैंने मॉडल नहीं बनाया, ठीक? और MBC5 और व्यू का नाम दे दिया मैंने इंडेक्स, जो मेरा एक्शन का नहीं, और टेम्पलेट है एम्पटी, ठीक है? देन क्लिक ऑन ऐड, और ऐड पे क्लिक करो। ठीक, अब आपका ये व्यू बन गया। मैं चाहता हूं, ध्यान से, बस बन गया ये देखो, आप ये चेक कर सकते हो। ये देखो, व्यूज के अंदर स्टूडेंट के अंदर है इंडेक्स, ठीक? अब यहां पे मैं चाहता हूं, जैसे होम लिखा है, अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट तो साथ में लिखा है स्टूडेंट। अगर मैंने उसको एक्सेस करना है तो हमें आता है, क्या लिखते हैं URL में? स्लैश कंट्रोलर का नेम स्टूडेंट और स्लैश इंडेक्स। चल रहा है, कल ही बताया था कंट्रोलर का नाम और एक्शन का, बट मैं चाहता हूं यहां पे आए, ठीक? तो उसके लिए क्या करो? तो यहां पे आगे वो लेआउट पेज पे बैठे हैं हम लोग, तो ये जो है, जो वहां नजर आ रही चीजें वो यहां से आ रही है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा चेंज यहां पे कर, जैसे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, अब मैंने किसका? स्टूडेंट का। तो पहली बात यहां पे ये लगा दिया अपने LI टैग, बिल्कुल ऊपर वाले को देख के लिख लेना, कोई चक्कर नहीं, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। और यहां पे ये सारे HTML हेल्पर होते हैं। क्या होते हैं ये? HTML हेल्पर। एक चीज आप समझना, हम MVC से पहले भी काम करते हैं, जो ASP.NET में समझाया था, ठीक? उसकी क्या प्रॉब्लम? जो हम ASP.NET में काम करते थे वो आपकी टाइटली कपल्ड है। आपने देखा, उसका एक ASPX फाइल बनती थी और एक ASPX
CS। वो टाइटली कपल्ड है, एक दूसरे को वो डिपेंडेंट है। लेकिन जब आप एमबीसी में काम करते हैं, ये लूजली कपल्ड, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लूजली कपल्ड। तो जो एमबीसी है वो लूजली कपल्ड है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे अब ये जो है, इनको हम कहते हैं HTML हेल्पर। जो ये लिखते हैं @ करके HTML, ऐसे इनको क्या कहते हैं हम लोग? HTML हेल्पर। अब ये HTML हेल्पर ASP.NET में होते हैं, ये MVC में होते हैं। कल को MVC का लेटेस्ट वर्जन MVC कोर पढ़ेंगे, वहां टैग हेल्पर होते हैं, ठीक। बट इसमें क्या होते हैं अभी? HTML हेल्पर। तो एक्शन लिंक ये है, आपने किसी पेज पे जाना है तो क्या यूज करते हो? एक्शन लिंक। और यहां पे डबल कोट्स के अंदर आपने टेक्स्ट देना है, स्टूडेंट प्लेस। मान लो ये टेक्स्ट हमें कहां नजर आएगा? URL। तो ये टेक्स्ट है। फिर कॉमा देके जो लिखते हैं आप लोग, ये आपका एक्शन का नेम। किसका नेम है? एक्शन। इंडेक्स। और उसके बाद जो आता है वो कंट्रोलर का नेम। कंट्रोलर का नेम क्या है? ये। तो ये कंट्रोलर का नेम, एक्शन का नेम, और जो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले। ये देखो, अब मैंने ये किया और ये ओपन है, रिफ्रेश करो, वाह। और ये देखो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और स्टूडेंट लिस्ट आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये आपका एक्शन लिंक। अभी एक्शन लिंक पे F12 प्रेस करो, ये तो बताया, कोई भी नई चीज है और अच्छा समझने के लिए। F12 देखो कितने एक्शन लिंक बने हैं। ये हमने कौन सा यूज किया? ये जो सिलेक्ट है। और उसके आगे जाओ, ये है लिंक टेक्स्ट जो हमें नजर आ रहा है, स्टूडेंट लिस्ट। और उसके बाद क्या आपका? एक्शन का नेम। उसके बाद क्या है? कंट्रोलर, ठीक। तो एक हमने HTML हेल्पर यूज किया जिसका नाम था @HTML.action link। यहां ये नहीं होता क्लिक में यहां जाना, डबल क्लिक में बोल्ड लिख दो। यहां जो भी कहानी है कंट्रोलर और एक्शन, यही बताया। यहां पे आप पेज पे नहीं जा सकते सीधा, यहां पे जो भी कहानी होगी वो कंट्रोलर और एक्शन, यानी कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा और एक्शन, ठीक। अब यहां पे आगे, लेकिन आपने नोटिस किया ये इंफॉर्मेशन सेम रह रही, सेम ही रह रही ना, ऊपर वाली चेंज सिर्फ ये हो रही। अब ये कहां पे चेंज हो रही? तो आप नीचे आ जाओ, ये है रेंडर बॉडी, याद रख। यहां पे वो डेटा होता क्या, देखिए डिजाइन बना दिया ना कि ऊपर ऐसा नजर आना चाहिए, नीचे वाला ऐसे नजर आना चाहिए, साइड का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, इस साइड का ऐसे। लेकिन बीच में जो डाटा है वो एज पर रिक्वायरमेंट चेंज होना चाहिए। आप लोग वेबसाइट्स में देखते हैं डिजाइन सेम सा होता है, सिर्फ डाटा चेंज होता रहता, होता नहीं होता? तो यहां पे जो डाटा है वो इस जगह पे है, रेंडर बॉडी। अगर देखना आपको लॉजिक, मैंने वैसे लिख दिया H2 और यहां लिख दिया स्टार्ट, ठीक। ऐसे कोई क्लास अप्लाई करो, जब आगे चीज तो कर दिया करो अप्लाई, अच्छी बात हो। और उसके बाद यहीं पे ये, और यहां लिख दिया सिखाने के लिए, यानी आपको दिखाना ये जो रेंडर बॉडी इंपॉर्टेंट है। जो होम का डाटा आ रहा है रेंडर बॉडी में आ रहा है, अबाउट का आ रहा है यहां आ रहा है, ये स्टूडेंट लिस्ट का आ रहा है यहां पे आ रहा है, देखना है। अभी आप देखना डिजाइन को, ये देखो स्टार्ट आ गया लिखा हुआ और एंड। अबाउट पे क्लिक किया, स्टार्ट और एंड।
कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट और एंड, स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट और, तो आपको क्या पता चला? पहला ये पता चल गया कि लेआउट पेज है वो एक कॉमन लेआउट है जो सब पे अप्लाई होगा। कहां पे पड़ा है? व्यूज के अंदर शेयर। अब वैसे याद रखना, शेयर का मतलब क्या है? जो चीजें एक से ज्यादा बार यूज करना, शेयर करनी है, तो वो उन्होंने कहां रखा हुआ? शेयर। ठीक, अब उस लेआउट में क्या था? ऊपर वाली कहानी फिक्स और नीचे वाली कहानी फिक्स। सिर्फ क्या चेंज होगा? इसकी जगह एक। और याद रखना, रेंडर बॉडी एक ही हो सकता, दो कभी भी नहीं हो सकते। एक पेज, एक, तो मतलब ये था कि जो ये डिजाइन आ रहा था वो कहां से आ रहा था? लेआउट से, नंबर। और उस लेआउट में जो डाटा आ रहा है वो कहां आ रहा है? रेंडर बॉडी। बस ये याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद की कहानी क्या है? इसके ऊपर ये तो सिंपल नेविगेशन है, क्लिक में यहां जाना, क्लिक में वहां जाना। लेकिन ध्यान दो, क्लिक में कहीं पे भी जाओगे कंट्रोलर एक्शन आपको बताना। यहां पे पेज कोई चीज नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? कंट्रोलर। क्यों? हमने यहां लिखा नहीं कंट्रोलर का नाम और एक्शन, इन्होंने लिखा हुआ कंट्रोलर का नाम और इन्होंने बनाए हुए। ठीक, तो इस तरह से ऊपर का कोड सेम, नीचे का कोड सेम। और दूसरा एक याद रखना, ये ऊपर CSS होती है सारी, क्या होती है? डिजाइनिंग के लिए कास्केड स्टाइल शीट। ठीक, और हमेशा JS आपको नीचे मिलती है। यहां पे लिखा हुआ ना स्क्रिप्ट, ये JS है। JS कहां मिलती है? ये गाइडलाइन है, रूल है कि कोशिश करो CSS जो है वो ऊपर रखनी है, स्टाइल फॉर्मेटिंग का काम, और JS जावास्क्रिप्ट वगैरह जो है वो नीचे रखने को। तुम ऊपर भी रख सकते हैं, एरर कोई नहीं आएगी, लेकिन वो कुछ गाइडलाइंस होती हैं कोड करने के लिए, तो आपने कोशिश करनी ऊपर आप रखो CSS और नीचे रखो जावास्क्रिप्ट। ठीक, क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये बंडल्स क्या चीज होती है। ठीक, तो आपको एक तो ये पता चल गया कि ये डिजाइन कहां से आ रहा है। एग्री है जी? अब आप लोग नेक्स्ट देखो, इसको ये कैसे पता चल रहा है ओपन यही वाला होगा, कोई और तो नहीं होगी। उसको हम कहते हैं राउटिंग। याद रखना, यहां सारा खेल URL का है। किसका खेल है? URL का। ये सारा खेल जो है आपका URL का है। ये यही है। अगर आप लिखोगे यहां पे student / इंडेक्स, तो उस पे जाए। एक्चुअल में लिखा तो URL में जाता है ना। ये जब आप क्लिक करते हो तो URL ही है। तो याद रखना, MVC के अंदर URL का खेल काफी है, और उसको हम कहते हैं राउटिंग। और राउटिंग में आपको अलग से सिखाऊंगा, 1-2 लेक्चर लगते हैं, पर बेसिक तो यहां सिखाना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। ये लेआउट की जो इंट्रोडक्शन हुई है, इसके ऊपर पूरा 1-1.5 लेक्चर उस पे भी लगता है। एक मल्टीपल लेआउट हो, कैसे यूज करने हैं, वो सारी कहानी आए। तो अब यहां पे चलो, अब यहां पे ये कहां से आ रहा है? तो एक चीज है, ये सारा क्लोज करो। पता चल गया रेंडर बॉडी, लेआउट पता चल गया, लो। अब यहां पे ऐप स्टार्ट में जाओ, और उसमें एक फाइल है route.config.cs, नाम से पता चला राउटिंग। ये जो URL नजर आता है ये राउटिंग है। ठीक, और ये राउटिंग में अलग से सिखाऊंगा, पूरा लेक्चर ले।
तो ये है राउट कॉन्फिग डॉट राउट कॉन्फिग डॉट CS। अब यहां पे आगे ये देखो, राउट कॉन्फिग और यहां पे ये चीज देखनी है। ये जब हम कुछ राउटिंग अपनी बनाएंगे बड़ा कुछ चेंज करते हैं, तो अभी नहीं, अभी सिंपल इसको देखो, राउट डॉट मैप, ये इसका नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। एंड URL क्या है, दिस इज योर पैटर्न, ये क्या है पैटर्न। URL में कैसे डाटा लिखना, ठीक। अब इन्होंने पैटर्न बनाया हुआ, पहले कंट्रोलर का नाम, फिर एक्शन और फिर आईडी, ठीक। कंट्रोलर का नेम, एक्शन का नेम और आईडी, तभी तो हमें ये लिखना पड़ता है। समझ आगे बात। प्रोग्रामिंग में बच्चे जादू नहीं होते। अब कल तक तो जादू तो अपने आप आ गया, बड़ी अच्छी बात है। आज आपको आइडिया होगा लेआउट से आया है। अब आज पता चलेगा कि जो हम URL में टाइप करते हैं, जिसकी कहानी बैकग्राउंड में कैसे काम करती है, ठीक। अब यहां पे URL कैसा है, आप इसके आगे लिख दो अपना नाम, तो आपको URL लिखना पड़ेगा mh/कंट्रोलर का नाम, ठीक। लेकिन अभी नहीं करना है, वो मैं सिखाऊंगा राउटिंग, तब हम अपने फैक्टर्स बनाएंगे, हो सकता कुछ और बना, ठीक। तो ये फैक्टर वो कहां से उठाता है, बोलो यहां, ठीक। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाते हैं दैट इज वेरिएबल। कंट्रोलर एक्शन आईडी क्या है, वेरिएबल। अगर आपने URL में कंट्रोलर का नाम नहीं दिया या एक्शन का नाम नहीं दिया या आईडी, तो फिर कहां जाता है, डिफॉल्ट। इसका मतलब हुआ न्यू के बाद कंट्रोलर, अगर आप यहां पे कोई कंट्रोलर का नाम ना दो, वो कहां जाएगा, होम पे। कोई एक्शन का नाम ना दो तो कहां जाएगा, इंडेक्स, ठीक। और ये जो आईडी है ये क्या आपका ऑप्शनल है, ठीक। ये जो आईडी है आपका, ये आपका ऑप्शन, ठीक। तो यहां पे ये देखो, कंट्रोलर का नेम, एक्शन का नेम और आईडी। तो आईडी ऑप्शनल पैरामीटर है, मतलब पास करना जरूरी नहीं है। अगर आपने कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, देखो हम पहली स्टेज देखते हैं, ये वाली सेकंड वाली, इसमें कोई कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, ये आगे का URL है, बेस URL। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे वो यहां आएगा और बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर उठा लेगा होम और एक्शन उठा लेगा। तो इसलिए जब आप रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कहां जाता है, होम कंट्रोलर के इंडेक्स, ठीक। ये वो केस। अगर आपने ये चीज लिखी है URL में, ये सिंपल ये लिखा है /कंट्रोलर का नेम, अब इस केस में फिर यहां आएगा। अब इसमें URL दे दिया डिफॉल्ट में, तो ये कंट्रोलर का नेम हमने दे दिया, कौन सा दिया यहां पे, ठीक। कंट्रोलर का जो नेम है, मान लो मैंने यहां पे ये स्टूडेंट लिखा है, ठीक। तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर का नाम मिल गया स्टूडेंट, तो वो होम पे नहीं जाएगा, ये तब जाएगा यहां पे जब ये खाली है स्टूडेंट, और मैंने एक्शन का नाम नहीं दिया, तो कहां जाएगा, एक्शन इक्वल टू इंडेक्स। अगर आप अब रन करो इसको, तो URL में सिर्फ स्टूडेंट लिखोगे ना, तो भी वो कहां जाएगा, स्टूडेंट के इंडेक्स पे। ये देखो मैंने लिखा /student और एंटर प्रेस कर,
कहां चला गया? स्टूडेंट के इंडेक्स पे, जादू से नहीं गया। मैंने लिखा स्टूडेंट, तो कंट्रोलर का नाम तो उसे मिल गया, अब एक्शन का नाम उसे नहीं मिला, इसलिए उसने एक्शन उठा लिया जो डिफॉल्ट यहां पे दी। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप यहां पे लिखते हो, जैसे कंट्रोलर का नाम हो कोई भी जो बना होगा, ठीक, या स्टूडेंट का लेते हैं एग्जांपल, स्टूडेंट आपने लिखा जी स्लैश, ठीक, और अभी आपका इंडेक्स है वो तो अपने आप ही कॉल हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो, क्योंकि नहीं दोगे तो यही उठाना है, ठीक, ऐसे लिख लोगे। मान लो और कोई बनाया हो आपने, वो लिख लो। जब आपने ये दोनों लिख दिए तो फिर यहां पे जाएगा ही नहीं। फिर कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट आएगा और टेस्ट नाम से क्या ढूंढेगा? ठीक, तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि यहां से उसे पता चलता, जैसे अब आपका मन है कि मैं जब भी रन करूं ये स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाए। चलो, हाउ टू क्रिएट स्टार्टअप एक्शन, जैसे हम लोग स्टार्टअप पेज ना तो राइट क्लिक करके लो, आपकी डिमांड ये स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर कहां जाए? अब जैसे रन करोगे वो होम पे नहीं जाएगा, होम के इंडेक्स पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पे बोल दिया कि डिफॉल्ट कौन सा होगा? ये देखो, चला नहीं चला? कोई पूछे एमपीसी में स्टार्टअप एक्शन बनाना है तो कहां बनाओगे? राउट कॉन्फिग में जाके यहां पे। ठीक, ये जो सारे राउट की कहानी है वो यहां से मैनेज हो रही, कोई जादू नहीं कि अपने आप ही हो रहा है। समझा गया? डिजाइन कहां से आ रहा है? लेआउट, और राउटिंग यहां से मैनेज हो रही। ये तो थोड़ा सा करवाया है, राउटिंग में तो बड़ा कुछ और हम लोग पढ़े। ठीक, तो आप हम लोगों ने आगे क्या करा? मेरे जी समझा गया इतना? आप हम लोगों ने तो जैसे आप रन करते हो तो सबसे पहले वो कहां जाता है? ठीक, आप ध्यान से देखना, जब आपका प्रोजेक्ट रन हुआ सबसे पहले जाएगा global.asx फाइल। तो पूछे एमपीसी आर्किटेक्ट, अब मुद्दे भी आते हैं। global.asx फाइल, पहली बात है ये जो global.asx फाइल है वो एक एप्लीकेशन में एक होगी, एक से ज्यादा कभी नहीं हो। global.asx किसके लिए होती? टू मैनेज एप्लीकेशन एंड सेशन लेवल इवेंट्स। टू मैनेज, इसका मीनिंग आगे बताऊंगा। टू मैनेज एप्लीकेशन एंड सेशन, SESSION, सेशन लेवल इवेंट्स। टू मैनेज एप्लीकेशन एंड सेशन लेवल इवेंट्स, ठीक है। global.asx, तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो नाम से पता चल रहा है यहां पे कहां जाएगा? एप्लीकेशन स्टार्ट। कहां जाएगा? एप्लीकेशन। जैसे आपने प्रोजेक्ट रन किया सबसे पहले यहां आएगा, उसके बाद राउटिंग पे जाएगा, तो यहां पे आएगा फिर ये राउट कॉन्फिग डॉट रजिस्टर राउट, और ये कहां बनी है? ऐप स्टार्ट के अंदर राउट कॉन्फिग। सबसे पहले जाएगा global.asx में, वहां से जाएगा राउट कॉन्फिग में। देख लो यहीं पे एप्पल प्रेस कर दो, राउट कॉन्फिग पे एप्पल, आ गया। और ये राउट कॉन्फिग कहां बनी है? अभी दिखाई, ऐप स्टार्ट। सबसे पहले जाएगा global.asx में, वहां से जाएगा
राउट कॉन्फिग में आ गए। ठीक, अब क्या होगा, हमने तो ये बताया होगा कंट्रोलर का नेम, हमने बताया होगा एक्शन का नेम, ये लिखा होगा। क्या बताया होगा, यहां पे कंट्रोलर जो है ये क्या होता है आपका रिक्वेस्ट सेंडर, तो हमने उसको बोला जी ये वाला कंट्रोलर और ये वाला एक्शन एक्सेस होना चाहिए। ठीक, ये वाला कंट्रोलर और ये वाला एक्शन एक्सेस होना चाहिए। तो अब यहां पे ठीक, तो यहां पे कंट्रोलर, तो कहने का मतलब मेरा यह है, हम जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यूआरएल लिखते हैं ना, यही होता है ना, और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक, तो ये जो यूआरएल है वहां ये लिखा होगा कंट्रोलर का नेम, एक्शन का नेम। तो जब वो यहां आएगा तो यहां वो कंट्रोलर का नेम आएगा और यहां पे वो एक्शन का नेम। ध्यान से, मान लो हमने यहां लिखा हुआ स्टूडेंट, तो हम इसके बाद कहां जाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर, आगे कंट्रोलर में गए और उसके बाद वहां लिखा हुआ था इंडेक्स, एक्शन क्या लिखा हुआ था, इंडेक्स। तो फिर उसके बाद ये वाले एक्शन पे आएगा। अब यहां के बाद की कहानी क्या हो, अब आप सोचते हैं सीधा इंडेक्स व्यू पे चला जाएगा, यही है ना। लेकिन उस व्यू से पहले इसको क्या कैसे पता चलेगा, लेआउट फाइल कहां पे है, कहां से आएगी, उसका क्या पाथ है। तो इसके बाद जो है वो कहां जाएगा, ठीक, यहां पे गया और उसके अंदर व्यूज के अंदर, व्यूज फोल्डर में एक फाइल है जिसका नाम है viewstart.cshtml। कहां पे है, व्यूज के अंदर आपकी एक फाइल बनी हुई है, ये बनी ये आपके सब होगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब डिलीट नहीं करोगे। तो कहां जाएगा, व्यू स्टार्ट। व्यू स्टार्ट में क्या लिखा हुआ, ये देखो, व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर लेआउट। यहां से पता चलेगा कि डिजाइन कहां से आएगा, यहां से पता चलेगा उसका लेआउट कहां, जिस लेआउट के बारे में अभी समझाया था। क्या बना, सबसे पहले global.asx में गया, वहां से राउट कॉन्फिग में गया, राउट कॉन्फिग से एप्रोप्रिएट कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर एक्शन होगा वहां जाएगा। उस कंट्रोलर के बाद व्यू स्टार्ट पे जाएगा, वहां से क्या करेगा, डिजाइन लोड करेगा। और ये डिजाइन यही है अंडरस्कोर लेआउट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक, फिर उसके बाद वो फिर उसको कॉल करेगा जो आपका एक्शन होगा, मान लो स्टूडेंट का इंडेक्स वाला पेज। ये आपके उसी सीक्वेंस में सारे, ये देखो, पहले global.asx, फिर राउट कॉन्फिग, फिर कंट्रोलर, फिर व्यू स्टार्ट और फिर इंडेक्स का व्यू। यानी आज आपसे आप पूछे कि एमबीसी में प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, इसके पूरे स्टेप्स बताओ। हाँ जी, सबसे पहले कहां जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट पे, फिर कहां जाएगा, राउट कॉन्फिग पे, फिर कहां जाएगा, एप्रोप्रिएट कंट्रोलर पे, फिर कहां जाएगा, यहां फंसते हैं, व्यू पे जाएगा। ठीक, फिर वो जाएगा व्यू स्टार्ट पे। बट एक स्टेप में भी खा गया। ऐसे डिमांड होती, मान लो हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, मैं वो प्रोडक्ट बेचता हूं क्लाइंट को, तो जब मैं क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचूंगा, किसी के पास ओरेकल होगी, डाटाबेस, लाइसेंस के पैसे लगते हैं। अब किसी कंपनी वाला ओरेकल है तो चाहेगा मैं ओरेकल यूज करूं,
किसके माइक्रो एसक्यूएल सर्वर वो चाहेगा वो यूज करूं। तो डाटाबेस फर्स्ट में ठीक, जो डाटाबेस यूज कर रहे हो आपका पूरा प्रोजेक्ट उसमें ही करेगा, नहीं तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। कोड फर्स्ट में क्या होगा, हम कोडिंग से डाटाबेस बनाएंगे। हम उस कोड में कहीं नहीं लिखेंगे ये SQL सर्वर है, ये ओरेकल है, ये MySQL है। हम कोई भी डाटाबेस यूज कर सकते हैं। बना रहे हैं ना। ठीक, तो कहने का मतलब कोड फर्स्ट भी डाटाबेस यूज कर सकते हैं। बना रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कोड फर्स्ट में हम कोई भी डाटाबेस यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करना हो बस। कोड फर्स्ट में ठीक, तो एक फीचर तो मैंने आपको बता दी कि आपने अभी प्रोजेक्ट बना लिया, डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज किया, लेकिन उसके पास ओरेकल है, तो वहां भी चल जाएगा, एक आधी लाइन चेंज हो। किसी के पास कोई और है, एक आधी लाइन चेंज हो। तो कोड फर्स्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये, यानी आपकी एक डाटाबेस पे डिपेंडेंसी नहीं, हम कोडिंग से डाटाबेस बनाएंगे। और भी फायदे हैं, लेकिन वो अभी बताऊंगा, समझ नहीं आएंगे, वो प्रैक्टिकल में ही बताऊंगा। तो अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कोड से डाटाबेस कैसे बनाना। ठीक है जी, इसके पूरे स्टेप्स हैं जो आप लोग फॉलो करोगे। तो शुरू में स्टेप्स होते हैं ना, कि जब रोज यूज करते हैं तो स्टेप्स भी भूलो, फिर तो आपको पता होगा क्या क्या चीजें। पहली बार ना भूलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेब कॉन्फिग में कनेक्शन किया। अब ये चीज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वेब कॉन्फिग में गए और यहाँ पे कनेक्शन सिंक। अब यहाँ क्यों लिखते हैं कनेक्शन सिंक, क्या होता है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आता है। तो यहाँ पे वही सेम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड नेम एक कौन str का नाम मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग नाम ही है, कुछ नहीं है, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग। दो बार तो नहीं करवा चुका हूँ। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सर्वर, वही डाटाबेस तो वही है ना, डेव स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, और उसके बाद डेटाबेस। लेकिन इसमें बस फर्क कितना है, ये डाटाबेस अभी बनना है, ये डाटाबेस अभी तो है, कोडिंग से डाटाबेस बनाना है। तो यहाँ पे डाटाबेस का नेम मैंने दे दिया dbm अंडरस्कोर कोड फर्स्ट अंडरस्कोर 116। एम्प्लॉय का बनाएंगे, कोड फर्स्ट नाम दे दिया ऐसे ही, यानी ये डाटाबेस जो है पहले से नहीं बना, ये डाटाबेस हमने कोडिंग से बना है। सेमीकोलन, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अब यहां तक की कहानी तो हम पहले भी लिखते थे, ठीक, बट यहां कहीं नहीं लिखा ये डाटाबेस SQL सर्वर। अगर ओरेकल होगा तो मैं क्या करूंगा, एक कनेक्शन सिंक जो होता है जस्ट एक सर्वर की डिटेल है, एड्रेस है उसका, ठीक। अब उस सर्वर पे ओरेकल हो सकता है, सर्वर ओरेकल के सर्वर का नाम भी हो सकता है SQL एक्सप्रेस, ठीक। तो यहां पे जो हम नहीं देते थे अब ये देना पड़ेगा, प्रोवाइडर नेम। अब मैंने यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, तो मैं यहां लिखूंगा system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। system dot data dot SQL
क्लाइंट। समझे हम ये? बिल्कुल। अगर ऑरेकल है तो क्या लिखेंगे? ऑरेकल क्लाइंट। ऐसे कोई और डाटाबेस है उसका प्रोवाइडर ला तो गूगल से पूछ लेंगे कि मेरे पास साइलेंस डाटाबेस है, तो उसका प्रोवाइडर नेम पूछ लेंगे गूगल से। SQL सर्वर का यही है, system.data.sql क्लाइंट। हम लिखते थे यूजिंग, याद करो, ये वही है। एक्चुअल में ये प्रोवाइडर है। यहां से उसे पता चलेगा कि मेरा डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में बनेगा। कल को क्लाइंट, अब आप रिक्वायरमेंट आ गई, आप उसको ऑरेकल करिए, तो सिर्फ यही चेंज होगी प्रोवाइडर का नहीं, बाकी जैसे रहेगी। मतलब कनेक्शन के हिसाब से, सर्वर के हिसाब से सर्वर की डिटेल तो चेंज होती है ना। एक तो ये प्रोवाइडर नेम हम पहले नहीं देते थे, इस प्रोवाइडर से पता चलेगा कि SQL सर्वर में बनना है। अगर मैं ऑरेकल क्लाइंट बताऊं तो ऑरेकल इंस्टॉल होनी चाहिए, एक तो ऑरेकल में, एक तो सिर्फ कनेक्शन सिंक जो है ये इतना चेंज है, बाकी तो आपकी पुरानी। हो गया जी इतना। नेक्स्ट जितने वीडियो बनाए ना 5 मिनट की, जो भी एक वेब कॉन्फ़िग में आपने कनेक्शन शेयर कर ठीक। देंगे। अब आप मॉडल बनाओ, अभी कर लेंगे लैब में। एक क्लास मैंने सिंपल एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का बना लेते हैं, तो एम्प्लॉय का मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, मॉडल मतलब क्लास, ठीक। और यहां पे नेम दे दिया एम्प्लॉय और ऐड कर, ठीक। अब रोज ही ऐसी चीजें यूज करनी है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बार बार पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा मुश्किल, दूसरी बार आसान लगेगा। तो अब मॉडल है employee.cs, बेसिकली मेरा टेबल बनाना है इस नाम, लेकिन हमने काम तो कोडिंग से करना है। बिल्कुल। तो मॉडल पे गए, employee.cs बन गए क्लास। अब यहां पे पहला कॉलम लेंगे प्रॉप, कल बताएं लॉजिक, डबल टैप, और इसका नाम हमने रखना है आईडी। अगर इसका नाम आप आईडी रख देते हो तो इसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना लेता है और इसको ऑटो इंक्रीज, प्राइमरी की बना लेता है, ऑटो इंक्रीज, क्या हो गया? डर तो रहेगा बैठ बैठ के। एक। अब यहां पे पब्लिक इन और मतलब कहने का जो आईडी है उसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना लेगा। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब हमें आईडी एंटर करने की जरूरत नहीं, खुद जनरेट होगा 1 2 3 4 5 6। नहीं आप चाहते नहीं, मैंने तो नाम ही एम्प नंबर रखना है, तो इसको ऐसे नहीं बनाएगा प्राइमरी की, उसके लिए इसके ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे को की, बस इतना है। एक और इसका नेम स्पेस, जैसे एरर आ रही होती तो मतलब कहने का, तो यहां पे ये इसका अपने आप आ जाएगा ऊपर ऐड, ठीक है। बट कोई पूछे जब आईडी में सारी फीचर मिलती है हम क्यों पंगा ले, जो चीज बनी है उसे यूज करो, तभी बनी है। जहां पे अपना दिमाग है वहां लगाए ना असली जगह, तो इसलिए हमने तो नाम इसका आईडी रखना है और ना हम यहां लिखेंगे की। बता दिया, कोई पूछ ले प्राइमरी की मैंने अपनी मर्जी के कॉलम को बनाना है तो आप बोलोगे उसके ऊपर की लगा, आईडी को अपने आप बना ले, ठीक। अब उसके बाद फिर प्रॉप स्ट्रिंग और ये नेम, ठीक। प्रॉप टैब प्रेस किया, स्ट्रिंग
एड्रेस, एक प्रॉप इंटीजर सेट, बचारी आईडी नेम एड्रेस। कोई पूछे जी क्या पढ़ रही हो, क्या बोलोगे? आज क्या पढ़, अभी क्या पढ़ा रहा हूं? आप बोलो जी एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं और उसकी कोड फर्स्ट अप्रोच सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अब ये ना बोलना एमपीसी की कोड फर्स्ट, सोचो कितना फर्क है। एमपीसी की कोड फर्स्ट बोलो या एंटिटी फ्रेमवर्क? काम पूरी एक कुछ नहीं होता, किसी का बेसिक चीज समझने में 2-4 दिन लगते हैं, कम से कम गलत तो नहीं पड़ेंगे हम लोग। नहीं तो पता होती चीज, लेकिन वही बात है स्टोर की, आते हैं जी कहाँ बनते हैं, जहां बनते हैं वही बनते होंगे। मैंने तो विजुअल स्टूडियो में बनाए हैं, अब आप सोचो कहाँ बनते हैं, ठीक क्या उसके कहानी है। तो मेरा तो समझ आ गया होगा आपको कहने का कि कंसेप्ट समझना है, ठीक। अब आप लोग ये मॉडल बना लिया जी, एम्प्लॉय नाम, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या किया? कनेक्शन लिखा, प्रोवाइडर ने। दूसरा स्टेप मॉडल, ठीक है। थर्ड स्टेप, आप इस मॉडल में ये क्लास में और बना रहा हूं, तो मॉडल पे ही राइट क्लिक करो, ऐड क्लास। एक क्लास और बना रहे और उसका नाम मैंने दे दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एक मॉडल में एक और क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सारा डाटाबेस बनाने का तामझाम है वो ये मैनेज करेगी, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। देखो हम जो मर्जी फॉर्मूला अपनाएं, बेचारे डाटाबेस को ना सिंपली समझाते, ये याद रखना भाई, ठीक। तो इंटरनली सीक्वल की कहानी ये मैनेज करेगी। अब इसका नाम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कुछ और भी रख सकते, जरूर नहीं रखना है, और इसको कॉन्टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम ये है। और यहां पे इनहेरिट करनी है क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट। कौन सी क्लास है ये? डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसको आपने इनहेरिट करना। एक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को हमने इनहेरिट करना, ठीक। अब ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, इसका नेम स्पेस लो। अब यहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क नाम का पैकेज इंस्टॉल करना। क्या करना? इसने बोला ये देखो, यहां बोला ये पैकेज इंस्टॉल, लेकिन पैकेज कहां से इंस्टॉल करते हैं पहले मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक। तो एक स्टेप याद रख लो, पैकेज भी इंस्टॉल होना चाहिए, एंटिटी फ्रेमवर्क। अब आप यहां नजर मारो, packages.config फाइल बताई थी कल, इसमें सारे पैकेज की लिस्ट है, लेकिन यहां एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं। नजर तो नहीं आ रहा किसी को? नहीं है ना? तो पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, और अंडरस्टूड इंटरनेट चाहिए। आज का जमाना में इंटरनेट तो चाहिए है, जहां भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक। हर समय जैसे पैकेज इंस्टॉल होना है तो टूल्स मेन्यू पे गए और नगर पैकेज मैनेजर, जो हम पढ़ते हैं ना, आप ये लेके चलो, पूरे कोर्स में 50 बार तो पढ़नी है। जैसे मैं ये वाली लाइन भी घर 50 बार हूं, पहली बार थोड़ा सा लगता है जो
और यहाँ पे मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। मैनेज नगद पैकेजेस फॉर क्लिक कर सॉल्यूशन। टूल्स मेन्यू पे गए, नगद पैकेज मैनेजर और उसके अंदर है मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। क्लिक किया और यहां ब्राउज पे क्लिक करो और यहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक, अब ये पहली ऑप्शन है एंटिटी, ईएफ लिखा ना मैंने ऊपर, आ गया अपने आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। ये नहीं, ये हम एमबीसी कोड पढ़ेंगे तब सिखाएंगे, जो ASP.NET कोड। हमने यहाँ एक पैकेज ढूंढना है नीचे जिसमें एंटिटी फ्रेमवर्क लिखा हुआ, ये वाला कौन है, एंटिटी फ्रेमवर्क। और यहां पे ये टिक कर एंटिटी, ये फ्रेमवर्क, ये प्रोजेक्ट है आपका, इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है और यहां इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर। देख लो ये पैकेज चूज कर लिया, प्रोजेक्ट टिक कर दिया अपना, और केवल मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं तब होता है। अभी तुम्हारे पास बेचारा है ये इंस्टॉल और आई असेट। अब देखो आज ये डाटाबेस क्या होता है, क्यूएम मास्टर टेबल, क्या उसकी कहानी, वो हमें चीजें अब आ गई और आपको पता डाटाबेस भी जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पे ये तो फॉर्मेटिंग के लिए होता है, कर दिया करो यस, ठीक है, लो। और ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, ये पैकेजेस डॉट कॉन्फिग बताया हुआ, कोई पैकेज देखना हो तो पैकेजेस डॉट, और पहले ये नजर नहीं आ रहा था, अब ये नजर आ गया, तो पैकेज इंस्टॉल हो। बेसिकली जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो इसी पैकेज के अंदर है। ठीक, स्टेप्स समझ लो, वेब कॉन्फिग में कनेक्शन सिंक, मॉडल बनाया एम्प्लॉय का, पैकेज इंस्टॉल किया, वो पहले बात कर सकती है, और उसके बाद एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे गए डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब देखना यहां पे उसका नेम स्पेस अपने आप आ जाएगा, ये देखो system.data.entry, इस नेम स्पेस के अंदर है डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अब हम नेम स्पेस ऊपर लिखते नहीं, बस ऐसे ही नीचे का पता है, अपने आप सिलेक्ट करो। ठीक, अब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है, ये सारा डाटाबेस मैनेजमेंट का काम करेगी। और नई क्लास है तो बताया हुआ आगे, और ये देखो ये एक सिंपल क्लास system.data.entity नेम, ठीक है जी। आगे अब आपने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है, जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो हमने बनाई है क्लास। ठीक, कंस्ट्रक्टर होता है सेम नेम क्लास, तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पे आप सिंपल शॉर्टकट CTOR और 2 बार टैब प्रेस करो, अपने आप ही आ जाएगा, बड़ा समझदार है। देखो जो हेल्प मिलती हो, क्योंकि यहाँ हैंड राइटिंग का नहीं पता चलता कि आपने लिखा या CTOR से आया। ठीक, तो इसलिए जोर लगाना ना, जोर लगाओ कि एमपीसी की एप्लीकेशन रन कैसे हुई, डिजाइन कहां से आ रहा है, लेआउट, रन कैसे हो रही, एप्लीकेशन स्टार्ट, राउट कॉन्फिग, कंट्रोलर, व्यू स्टार्ट, लेआउट, और उसके बाद रेंडर बॉडी में वो एप्रोप्रिएट व्यू। अब जितनी बार उनको पढ़ोगे आपके पास और आंसर अपने आप मिलेंगे कि कौन सी चीज किसके। तो मैंने CTOR, देख लो दोबारा से क्या लिखा, CTOR आ जाता नीचे हेल्प में, 2 बार टैप है।
और इस क्लास के नई चीज सीखो, बेस। बेस कीवर्ड होता है बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। पहली बार इनहेरिटेंस सिंगल होती है, बताया हुआ एक ही क्लास इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बेस किसको एक्सेस कर रहा है? बेस क्लास। बेस क्लास कौन सी है? जिसको इनहेरिट किया हो। बेस क्लास कौन सी है? जिसको इनहेरिट किया हुआ। तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और उसमें मैंने कनेक्शन सिंक बताना है। पेज डाटाबेस कहां? एक ये बेस देखो, बेस पे क्लिक करो, F12 प्रेस करो, कहां गया? ये वाली लाइन। इसी क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसका एक पैरामीटर था स्ट्रिंग, क्या था? नेम ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग। ये दोबारा तो बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए बेस कीवर्ड होता है। और याद रखना बेस क्लास होगी तो एक ही होगी, क्योंकि इनहेरिटेंस सिंगल है, इसलिए तो टेंशन नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ध्यान से देखना, इसको कहते हैं बेस क्लास और जिसमें इनहेरिट कर रहे हैं उसको कहते हैं ड्राइव क्लास। जब भी आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बाय डिफॉल्ट वो बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये कहानी पुरानी है, C++, मैंने नहीं बनाया। अगर आप इनहेरिट कर रहे हो ना, तो ड्राइव क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। लेकिन मुझे डिफॉल्ट नहीं चाहिए था, मुझे तो कनेक्शन सिंक वाला चाहिए था। तो मैंने क्या लिखा? बेस और कौन? str। ये देखो, बेस पे F12 प्रेस किया, आ गया यहां स्ट्रिंग नेम ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग। एक अब यहां पे ये काम हो गया, ठीक, इतना ही है। अब उसके बाद जो टेबल आपने बनाना है, तो उसके लिए आप नीचे आओ, यहां क्या लिखोगे? प्रॉप, हमने तो एम्प्लॉय वाला बनाना है, तो उसके लिए लिखना है db set। और इसके अंदर जो आपका मॉडल है जिसका टेबल बनाना है, एम्प्लॉय, ठीक। और टेबल का नाम क्या रखना है? ठीक, ये आ जाता है इसमें एम्प्लॉय। यानी कि जितने टेबल बनाने हैं उतने मॉडल आपने यहां ऐड कर दिए। अभी तो एक ही है मेरे पास एम्प्लॉय का, और लिख दिया db set के अंदर ये आपका एम्प्लॉय। F12 इस पे भी चलता है जो हम बनाते हैं, ये उनके चलता है। डिबगिंग बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए, ब्रेक पॉइंट लगाना, F12, और भी मैं तरीके आपको आगे बताऊंगा। ये देखो आ गया जी, ये ठीक। तो अब आपकी ये क्लास बन गई। DB कॉन्टेक्स्ट मेन क्लास है जो डाटाबेस की पूरी मैनेजमेंट करेगी, और इसको मैंने कनेक्शन सिंक बताया। किसको बताया कनेक्शन सिंक? DB कॉन्टेक्स्ट, उसी को बताना है। और कौन सा टेबल बनाना है? DB सेट में मैंने बता दिया एम्प्लॉय, ठीक। ये DB सेट F12 किया, देखो पब्लिक क्लास DB सेट। ये जो T करके आगे लिखा है, ये जेनेरिक रिपोजिटरी है। ये जब प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको सब पता हो, ये जितनी भी आप F12 करके देख रहे हैं ना माइक, सब हमें भी पता होगी। जब अपनी बनाएंगे तो सीखते हैं ना जाके। हो गया इतना। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो गया? डाटाबेस कोड बस के स्टेप याद रखो। कनेक्शन सिंक, पैकेज इंस्टॉल करना है, मॉडल बनाना है, और एप्लीकेशन DB कॉन्फ्रेंस। यही हुआ अभी तक। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप बोलो इतनी देर में हमने कई डाटाबेस टेबल बना देने,
अभी बेचारा डाटाबेस में कुछ भी नहीं बना, अभी 3-4 स्टेप्स और है। तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन टूल्स, नगद पैकेज मैनेजर, और इसके अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल। इतना तो समझ आ गया कि कोड फर्स्ट से अगर काम करते हो तो आपकी डाटाबेस की डिपेंडेंसी नहीं। अभी सिर्फ इतना है, अभी और भी इसकी फीचर बताऊंगा, फिर तो आप यही बोलोगे इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। एक तो इसलिए कोड फर्स्ट ही हम यूज करते हैं, प्रोजेक्ट भी कोड फर्स्ट से ही बनाएंगे। कि यहाँ की बात नहीं, अब पाइथन में जेंगो फ्रेम वहां भी माइग्रेशन ही चलता, कहानी सारी। अब आपने यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पे क्लिक करो, एक आपकी विंडो ओपन, और यहां पे क्या लिखना है, ये पीएम लिखा हुआ, एक पैकेज मैनेजर कंसोल। अब यहां पे सबसे पहली कमांड यहां लिखनी है, इनेबल हाइफन माइग्रेशन। माइग्रेशन है, याद रखना है, इनेबल हाइफन माइग्रेशन। और ये क्या करेगा, यहां पे एक माइग्रेशन नाम से फोल्डर बना, माइग्रेशन नाम से फोल्डर। ये अब डाटाबेस बनाने की कहानी शुरू हो रही। इनेबल हाइफन माइग्रेशन, एंटर प्रेस किया, यहां देख नजर रखना, माइग्रेशन इनेबल हो गई। और ये कमांड एक प्रोजेक्ट में एक बार ही चला, बार बार नहीं करना। इनेबल ही करनी है कोई चीज, एक प्रोजेक्ट में इनेबल हो गई। ये देखो, ये माइग्रेशन नाम से फोल्डर बन। एक, उसके बाद नेक्स्ट कमांड लिख लेंगे। स्टेप हो गया एक और, इनेबल हाइफन माइग्रेशन। इसके फायदे भी समझाने, ऐड हाइफन माइग्रेशन। अब हम माइग्रेशन बना रहे हैं, स्टेप्स हो गए। और आगे माइग्रेशन का नाम दे दो कुछ भी, मैंने इनिट लोड लिख दिया, इसका इनिशियली लोड पहली बार बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक माइग्रेशन फाइल बनाएगा जिसका नाम इनिट लोड रखते हैं, और उसके अंदर टेबल बनाने की सारी कहानी लिखेगा। तो ऐड हाइफन माइग्रेशन, इससे क्या होगा, यहां पे माइग्रेशन में एक फाइल बनेगी जिसके नाम में इनिट लोड लिखा होगा, एंटर प्रेस करो। ये स्टेप याद रख, इनेबल माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन लॉजिक। पहले देखो, माइग्रेशन फोल्डर में ये फाइल बन गई, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, ये है पब्लिक पार्शियल क्लास, क्या आ गया, इनिट लोड। और ये देखो, इन्होंने कमांड लिखी क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम होगा एम्प्लॉय। और इसमें देखो, पहला कॉलम क्या है, आईडी। नल लेवल फॉल्स, मतलब इसमें नल नहीं आ सकता, प्राइमरी की में वैसे भी नहीं आ सकता। आइडेंटिटी ट्रू, आइडेंटिटी होता है ऑटो इंक्रीमेंट। अगर ये ट्रू है तो आईडी जो है वो खुद जनरेट होगा 1 2 3 कर। तो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में ऑटो इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी कॉलम। कौन सा कॉलम होता है, आइडेंटिटी। नेम, एड्रेस, इनमें नल अलाउ है, तुम्हें नल फॉल्स लिखा हुआ। सैलरी इंटीजर है, अब इंटीजर में डिफॉल्ट वैल्यू 0 इसलिए उसमें नल नहीं। एक तो ये आपका भी एक ही टेबल था तो उन्होंने लिख दिया, दूसरा होगा जैसे फिर बना लेंगे। अब उसके बाद फिर पैकेज मैनेजर कंसोल पे आओ, लास्ट कमांड जो लिखने जा रहे, कौन सी, लास्ट। क्या लिखना जी, अपडेट हाइफन डेटा बेस।
अपडेट आईफोन डाटाबेस, ये पता नहीं है यार, अपडेट हाइफन डेटाबेस आया, मतलब आगे कोई स्टेप ना खा लें आप लोग। टेक ये लॉज आपका डेटाबेस स्टेप देख लो, कनेक्शन सिंक, पैकेज इंस्टॉल करना, मॉडल बनाना, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनानी, माइग्रेशन इनेबल करनी, माइग्रेशन ऐड करनी और अपडेट डेटाबेस। तो ये आपका डाटाबेस अब बन चुका है जी, कोई एरर तो इसमें नहीं आ रहा। अब देखना है आपको, तो हम इसे कहां देखेंगे, सोचो, सर्वर एक्सप्लोरर में। सर्वर एक्सप्लोरर में इतने बने हैं इस लिस्ट में, सबसे ऊपर वही आ रहा है, कौन एसटीआर और प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, और नीचे आप देखोगे अभी कितनी जल्दी 7 स्टेप्स याद रखना है। कल मैं उन 7 स्टेप्स को दोबारा करवाऊंगा और उसमें चेंजेस भी, प्रॉब्लम ये भी आएगी ना, डाटा बन गया, अब डाटाबेस में एक टेबल और ऐड करना है, वो मैं भूल गया, तो कॉलम भी ऐड करना उसमें, वो ऐड गया, एक्स्ट्रा कॉलम में हटाना भी है। अब सोचो ना क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी हम लोग करेंगे तभी आगे जाएंगे। देखो टेबल्स पे गए और ये देखो एम्प्लॉय नाम से ये टेबल बन, देख आगे पढ़ने के लिए तो कल आना पड़ेगा आपको, कल हम लोग करेंगे, सैटरडे भी क्लास। राउट कौन, जैसा यूआरएल लिखा होगा आपने, कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नाम, जो भी होगा, देखो हमने तो सिंपल यूआरएल लिखा ना, ठीक। अब उसके बाद मान लो वो जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर पे, फिर उसके बाद जाएगा व्यू स्टार्ट पे, व्यू स्टार्ट में क्या उठाएगा, लेआउट का पार्ट, फिर लेआउट वाली फाइल कहां पड़ी है, व्यूज के अंदर शेयर्ड में, फिर उसके बाद जाएगा, फिर उसके अंदर रेंडर बॉडी जो है वहां पे वो इंडेक्स वाला व्यू कॉल होगा। यही बताया ना, जो रेंडर बॉडी है वही तो सारा डाटा चेंज करता है, बाकी तो स्टैटिक व्यू है, फिक्स है। जैसे होता है ना कि पूरे पेज की बाकी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ ये बीच में डाटा जो है वो होम हो, अबाउट हो, कॉन्टेक्ट हो या कोई हो। तो global.asx, route config, student controller, view start, layout और ये इस तरह से काम करें जी। अब तो समझ आ गया, लेआउट समझ आ गया, ये राउट कैसे बन के आ रहा है, थोड़ा आइडिया तो हो गया इससे, ठीक। यानी अब मैं बोलूं तो हमें ये पता चल गया कि एप्लीकेशन, बाकी मॉडल व्यू कंट्रोलर तो मैंने कल आपको बताया था, मॉडल कैसे बनाना, कंट्रोलर कैसे बनाना और व्यू, और आपस में कैसे डाटा कम्युनिकेट होता वो हमने किया, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं डाटाबेस, प्रोग्राम का नाम ही दिया था बेस डेटा, ठीक है जी। चलो तो इन चीजों को बच्चे समझ लेना, पूछता तो रहूंगा। सबसे पहले कहां जाएगा, global.asx में, फिर राउट कॉन्फिग, फिर कंट्रोलर, फिर व्यूज का, फिर लेआउट एंड फिर वो इंडेक्स, जो भी आपका व्यू हो। ये कोई चीज हवा में नहीं होती, जंप मार के नहीं जा सकता, पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे काम करे, ताकि हम लोग कोडिंग कर पाए, ठीक। चलो अब हमने डाटाबेस पे काम करना है, ठीक है जी। तो डाटाबेस आने की कहानी तो हमें पता है, वही सेव अपडेट ली पड़ा हुआ, लेकिन यहां पे वो वाला नहीं यूज होता, तो होगा वैसा बट कुछ और। देखो डाटाबेस हैंडलिंग के लिए एमवीसी के अंदर एक फीचर है एंटिटी फ्रेमवर्क, जो हमने पढ़ा है वो है ADO.NET, याद। ADO.NET जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ना पहले, ASP.NET सिंपल, वहां यूज किया ADO.NET। ADO.NET क्या है, डेटा को एक्सेस करने की टेक्निक है, पुराने में वही चलता था।
एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। एडीओ मतलब एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। एडीओ.नेट क्या आपकी डेटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक है, जिसमें हमने वो एसक्यू कनेक्शन, एसक्यू कमांड की कहानी वगैरह से सारा काम किया। लेकिन एमपीसी में जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। ईएफ का मतलब होता है एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक। एंटिटी फ्रेमवर्क या ये भी डाटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक है। अपने सिंटैक्स से अपने रूल देखेंगे क्या है, तो हम लोग यहां पढ़ना शुरू करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क भी डाटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर एक यूज होता है डाटाबेस फर्स्ट, डाटाबेस फर्स्ट, और दूसरा यूज होता है आपका कोड फर्स्ट। डाटाबेस फर्स्ट और दूसरा यूज होता है आपका कोड फर्स्ट। एक डाटाबेस फर्स्ट और कोड फर्स्ट। डाटाबेस फर्स्ट हमें आता है, जिसका मतलब कि पहले डाटाबेस बनाओ, बाकी काम बाद में करो। तो वही तो किया था हमने पहले। आपने देखा सीक्वेंसर में जाके डाटाबेस बनाया, टेबल बनाया, फिर उसको हमने यूज किया। यस सर। लेकिन ये वाली टेक्निक अब आजकल यूज नहीं होती। आजकल यूज होती है कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट का मतलब कोडिंग से ही डाटाबेस बने है, दे बता। और आज के बाद हम कोड फर्स्ट ही यूज करने, और कंपनी में भी कोड फर्स्ट यूज, यानी कोडिंग से ही डाटाबेस बनाना।